नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी में एक चैप्टर है ज्वार भाटा, और इसी के साथ साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के भी बारे में जानने वाले हैं। तो जो लोग समुद्र किनारे रहते होंगे या फिर घूमने फिरने जाते होंगे समुद्रों किनारे, तो एक चीज़ कॉमन देखते होंगे कि ज्वार भाटा आता रहता है ना। तो आखिर ये कैसे आता है? कैसे समुद्र का पानी इधर बाहर की तरफ फेंक देता है या ऊपर उठ जाता है? तो कैसे ये संभव कैसे है? तो आज उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और उम्मीद है कि आपको मैं पूरी तरह से समझाने में मैं सफल भी होऊंगा, है ना। तो आप लोग कुछ भी नहीं करिए, बस आपके अपने सामने फ़ोन खोल करके पेन कापी साइड करके रख लीजिए, बस देखते जाइए। पूरी जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आता कैसे है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा और सूर्य, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि पृथ्वी पर इसका असर पड़ने लगता है। हाँ, बताएंगे उसके बारे में। देखिए, जब समुद्र का सतह ऊपर उठ जाता है तो उसको ज्वार बोलते हैं, और जब समुद्र का सतह नीचे हो जाता है तो उसको भाटा बोलते हैं, है ना। आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मैं मैप से पढ़ाने वाला हूँ। मेरे लिए ये सब जो लिखा है नोट्स, ये कोई मतलब का नहीं है, ये सिर्फ मैंने सिर्फ का सिर्फ आपके लिए लिखा है ना। मेरी बातों को सुनकर लिखने से बेहतर है, काफ़ी आपको परेशानी होगी, इससे बढ़िया क्या किया कि मैंने डायरेक्टली मैंने खुद ही लिख दिया है। आप लोग को ये सारी चीज़ें लिखनी है, मैं सिर्फ मैप से ही आपको बता देता हूँ। देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये रही पृथ्वी, ठीक है। ये रहा भाटा और ये रहा ज्वार। पूरा आँख का सिंबल है। आपको लग रहा होगा कि ये आखिर आँख का सिंबल क्यों है, देखिए। और ये रहा चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा जो है अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। तो जब ये खींचने का प्रयास करती है पृथ्वी को, तो पृथ्वी के सामने वाले भाग पे पानी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी पर 71% लगभग में क्या है, समुद्र और पानी है ना। तो अधिकांश भाग पर पानी ही है। तो जहाँ पे पानी वाला एरिया है, जहाँ पे पानी वाला एरिया है यानी समुद्र है, समुद्र अधिकांश है ही पृथ्वी पर, सबको पता है। तो ये पानी जो ये लगता है खिंचाव के कारण लगता है चंद्रमा की तरफ खींचने, है ना, जिसकी वजह से ये उठने लगता है पानी। और जहाँ का पानी ये उठता है, देखिए यहाँ का मान के चलिए पूरा पानी भरा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से खींचकर आएगा इधर ना, चंद्रमा की तरफ खींचेगा ना, तो यहाँ पर स्थान खाली हो जाएगा, यानी कि समुद्र का सतह नीचे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं भाटा। और जिधर चंद्रमा अपनी तरफ पानी को खींचता है, उठाव हो जाता है पानी में, उसको बोलते हैं ज्वार। समझ में आया? यानी चंद्रमा जो अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जब पृथ्वी को खींचने का प्रयास करती है, तो वो समुद्र है ना, समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जहाँ का पानी इधर आ जाता है, यहाँ पर खाल हो जाता है ना, खाली हो जाता है, तो इसको भाटा बोलते हैं। और जहाँ पर उठा हुआ भाग है उसको ज्वार बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। एक चीज आपको बता दूं, देखिए कोई भी वस्तु है, यदि उसमें द्रव्यमान है तो आकर्षण भी होता है ना। यदि द्रव्यमान है तो आकर्षण भी होता है। जितना बड़ा द्रव्यमान उतना बड़ा आकर्षण। देखिए, एक पेन है ना, इसकी उतनी ज़्यादा इसके अंदर आकर्षण शक्ति नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी वस्तु है जैसे कि पृथ्वी है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं उसके पास, है ना, पृथ्वी के पास। तो जितनी बड़ी चीज़ यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा आकर्षण किसी भी चीज़ में। तो उसी तरह अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो सिंपल सी बात है, चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, सूर्य के पास भी होगी, है ना। अन्य जो उपग्रह हैं उनके पास भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, जो बड़ी बड़ी तारे हैं उनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तभी तो सब कुछ संभव है। संभव कहने का मतलब कि अगर सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तभी तो सारे के सारे जो ग्रह हैं, आठों के आठों ग्रह, ये सूर्य की चक्कर लगा रहे हैं, है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण सूर्य के अंदर नहीं होता, उसके प्रभाव में ये ग्रह नहीं होते, तो ये ग्रह क्यों इसका चक्कर लगाते भाई? ये भी कहीं निकल गए होते। आखिर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा से ज़्यादा है, तभी तो चंद्रमा इसके अगल बगल घूम रहा है। अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता तो चंद्रमा भी कहीं निकल गया होता। चंद्रमा के फिर चक्कर ही क्यों लगाता, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जितना बड़ा द्रव्यमान है, जितनी बड़ी वस्तु, उतना ही ज़्यादा उसमें शक्ति होती है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? हाँ, देखिए, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ना, एक औसत है 14.98 करोड़ किलोमीटर, है ना। औसत कितनी है? अच्छा, इसको लिख लीजिए यहीं पे,
एक मिनट, 14.98 करोड़ किलोमीटर है ना। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्यों बता रहे हैं, अभी बता रहा हूँ। 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और इसकी देखिए अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी की बात करें सूर्य से पृथ्वी की तो आपका 14.70 के आसपास है, ठीक है। यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है हम उसको तीन चीज़ों में बांटते हैं। एक तो औसत यानी मध्यम, एक एकदम न्यूनतम जब पृथ्वी उसके पास से गुजरते हुए एकदम पास से जाते हुए गुजरते हुए जाती है, ठीक है। यानी 3 जनवरी को सबसे नज़दीक में होती है पृथ्वी, तो उस समय उसकी जो दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर हो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, तब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जो एक मध्यम दूरी औसत दूरी होती है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमने देख लिया, अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखेंगे 3,82,200 किलोमीटर, है ना, 3,82,200 किलोमीटर। और दोनों के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, दोनों के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तभी तो पृथ्वी पर अपनी शक्ति से ज्वार और भाटा उत्पन्न कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, सूर्य भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है यानी अपनी तरफ खींचता है पृथ्वी को, और चंद्रमा भी, है ना। तो आखिर इन दोनों में से किसकी शक्ति प्रभावी होगी? सिंपल से बात चंद्रमा की होगी। देखिए सूर्य भले ही लाखों मतलब बहुत बड़ा हो, ठीक है, कितना हो गुना बड़ा हो, लेकिन ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। सोचिए 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन जो चंद्रमा है ना ये बहुत ही कम है, यानी पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है। कितना है? 3,82,000, लगभग में 4 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये तो करोड़ से भी बहुत कम है। इसी वजह से चंद्रमा का आकर्षण शक्ति ज़्यादा होता है ना। और देखिए जब ज्वार आता है ना तो एक ही समय पे 2 जगह ज्वार आता है, और 2 जगह भाटा भी आता है एक ही जगह। देखिए बता रहा हूँ, जब चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, पृथ्वी को खींचने का प्रयास करता है, तो जो ये ज्वार उठता है ना, ज्वार उठता है, सामने समुद्र आ जाता है, तो समुद्र आ जाता है तो फिर पानी का खिंचाव होने लगता है अपनी तरफ। तो जब अपनी तरफ खींचता है तो पृथ्वी क्या करती है, अपना संतुलन बनाने के लिए खुद को भी अपनी तरफ पीछे खींचती है ना। आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे कोई मजदूर है, वह 7-8 ईंट लेकर के जाता है ना, झुक करके आगे जाता है। तो जब ये झुकता है ना तो पीछे भी एक बल लगाता है ताकि वो गिरे ना आगे की तरफ, है ना। तो अपना संतुलन बनाने के लिए वह पीछे की तरफ बल लगाता है। उसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है तो ये क्या करती है पृथ्वी, ये भी अपने आप का संतुलन बनाने के लिए ये भी खुद को पीछे खींचती है। तो जब पीछे खींचती है तो इधर पीछे भी देखिए उसका जल का भाग पीछे भी उठता है, यानी एक ही समय पर 2 जगह ज्वार आता है। एक तो चंद्रमा अपनी तरफ खींच रही है तब, और उसी समय पृथ्वी अपनी संतुलन बनाने के लिए खुद को पीछे खींचती है। तो इसके जस्ट पीछे भी अपना एक ज्वार आता है, ना, यानी कि दोनों सेम समय पर ज्वार आते हैं। और जो साइड से दोनों जल राशियाँ घट जाती हैं, यहाँ की जल राशि आगे आ जाती है, ठीक है, इधर की और इधर की भी, और फिर थोड़ा इधर चली जाती है और थोड़ा इधर चली जाती है ना। यानी यहाँ और यहाँ की जो जल राशियाँ हैं, जो पानी है, वो आगे इधर हो जाता है, इधर हो जाता है और इधर चला जाता है। तो एक ही साथ 2 जगह भाटा भी आता है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे आता है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। पृथ्वी अपना संतुलन बनाती है, संतुलन बनाने के लिए पीछे खींचती है खुद को। इस वजह से सामने वाले भाग पर तो आता ही आता है, उसके पीछे भी ज्वार आता है ना। यानी एक ही समय पर 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। अब देखिए एक साथ पृथ्वी पर ज्वार 2 बार आता है। अभी मैंने आपको बताया, एक चंद्रमा के सामने वाले भाग पर और दूसरा पृथ्वी के विपरीत वाले भाग पर, है ना। पृथ्वी अपना संतुलन बनाने के लिए खुद को पीछे खींचती है, जिससे पीछे भी ज्वार आ जाता है। देखिए पृथ्वी हमेशा घूर्णन करती रहती है। जब चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है तो पृथ्वी भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पीछे बल लगाती है ना। इसी वजह से जहां पृथ्वी अपने संतुलन के लिए बल लगाती है वहां पर जलराशि ऊपर उठ जाता है, और सामने वाले भाग पर चंद्रमा भी अपनी तरफ खींचता है ना। तो वहां भी जलराशि ऊपर उठ जाती है। तो इसी को ज्वार कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि ज्वार किसे कहते हैं।
है ना। अतः एक ही समय पर दो जगह ज्वार आता है और दो जगह भाटा आता है। देखिए जो भाटा वाला स्थान है वहाँ का पानी घट करके किधर चला जाता है, ज्वार की तरफ चला जाता है, इसलिए वहाँ का पानी घट जाता है और जहाँ पर घटता है उसी को भाटा बोलते हैं। जब चंद्रमा अपनी ओर जलराशि खींचता है और पृथ्वी भी अपनी ओर खींचती है पीछे संतुलन बनाने के लिए, है ना, तो दोनों जो ज्वार वाला किनारा है, ज्वार की बात नहीं कर रहा, ज्वार का किनारा, ठीक है, भाटा वाला बात कर रहा है, वहाँ की जलराशि घट जाएगी क्योंकि जल का अधिकतम भाग तो दोनों ज्वार वाली जगहों पर चला जाता है। तो जो खाली वाला जगह होता है उसे भाटा कहते हैं, है ना। तो उम्मीद है भाटा भी समझ गए होंगे। यानी जो भाटा जिसको हम बोल रहे हैं वहाँ का जो पानी है, वहाँ का जो जल है वो ज्वार की तरफ चल जाता है, तभी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, उठ जाता है, ठीक है। तो एक ही समय पर दो जगह भाटा भी आता है। देखिए एक ही स्थल पर 6-6 घंटे के अंतराल पर ज्वार आता है और 12-12 घंटे के अंतराल पर भाटा आता है, ठीक है। दीर्घ ज्वार कब आता है ना। दीर्घ ज्वार, देखिए ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ ज्वार और एक निम्न ज्वार, है ना। जब दीर्घ ज्वार आता है तो काफ़ी बड़ा ज्वार आता होगा, जब निम्न ज्वार आता है तो छोटा सा ज्वार। देखिए जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में हो, अब इसको मैंने बंद कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब कि देखिए दीर्घ ज्वार कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो। तो आप सुनिए, पृथ्वी को जो है चंद्रमा खींचेगा अपनी तरफ, है ना, चंद्रमा खींचेगा, और इधर सूर्य भी है, सूर्य भी तो अपनी तरफ खींचेगा। यानी चंद्रमा और सूर्य का जब दोनों का इस समय ज्वाइंट बल लगने लगता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर बल लगता है। पृथ्वी पर जब बहुत ज़्यादा बल लगता है तो पृथ्वी क्या करती है, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए खुद को खींच न जाए, इस वजह से अपने को पीछे की तरफ भी उतना ही बल लगाती है। जब उतना ही बल लगाती है तो इधर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उठ जाता है तो पीछे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उठ जाता है। इसी को बोलते हैं दीर्घ ज्वार। यानी कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में हो तब दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। या फिर एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा नहीं है, ठीक है, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो ऐसे में चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इधर सूर्य भी अपनी तरफ खींचने लगता है। तो पृथ्वी हो जाता है कंफ्यूज कि मैं किधर बल लगाऊं, क्योंकि चंद्रमा इधर से बल लगा रहा है। अगर मैं पीछे की तरफ अपना संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी सोचती कि हम बल लगाएंगे तो इधर सूर्य की तरफ आ जाऊंगी। अगर सूर्य इधर से खींच रहा है, ठीक है, और मैं सूर्य से संतुलन बनाने के लिए पीछे की तरफ जाऊंगी तो इधर चंद्रमा खींच रहा है। तो ऐसे में ये क्या होती है कि पृथ्वी तटस्थ हो जाती है, ठीक है ना, अपना बल दोनों तरफ जल्दी नहीं लगा पाती है। जिधर से ज़्यादा बल लगता है उधर से हल्का से ही अपने को संतुलन बनाती है। यानी चंद्रमा जो है पास में, चंद्रमा का बल ज़्यादा लगता है तो पृथ्वी अपने संतुलन को थोड़ा ठीक ठाक रखने के लिए हल्का से पीछे होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों तरफ से बल लगता है, इधर सूर्य का, इधर चंद्रमा का, तो ऐसे में दीर्घ ज्वार उठता है। यानी कि बहुत लंबा लंबा ज्वार आता है, 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, बड़े बड़े ज्वार आते हैं ना। दीर्घ ज्वार वहाँ पर हमेशा आता रहता है, लगभग में 18 मीटर ऊंचा तक जल चला जाता है। और निम्न ज्वार क्या होता है, देखिए सागरी सतह बहुत ज़्यादा न उठ करके थोड़ा सा उठता है, उसको निम्न ज्वार बोलते हैं, है ना। जब देखिए चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य समकोण में हो, समकोण का मतलब हो गया कि वो समकोणी की अवस्था बनाते हो। जैसे देखिए यहाँ पर पृथ्वी हो गई, ठीक, ये चंद्रमा हो गया, ये सूरज हो गया। देखिए समकोणिक होने से चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगती है ना, जिससे न चंद्रमा की शक्ति प्रभावी हो पाती है और न ही सूर्य की। इसकी वजह से क्या होता है कि कम खिंचाव होता है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी है, ये चंद्रमा, ये सूर्य है, ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये लोग भी लगभग में पास में ही है ना, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। इस वजह से इनकी शक्ति जो है प्रभावी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे निम्न ज्वार आता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो ज्वार है अमेरिका के तट पर फंडी की खाड़ी में आता है और लगभग में 18 मीटर तक ऊंचा जल चला जाता है ना। खाड़ी किसको बोलते हैं, ऐसा समुद्री सकरा क्षेत्र जो तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हो। देखिए हमारे यहाँ भी खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी,
तो जो खंभात की खाड़ी है बहुत ज़्यादा सकरा है ना, कच्छ की खाड़ी से ज़्यादा है। तो खंभात की खाड़ी में भी काफ़ी ज्वार आते रहते हैं। कच्छ की खाड़ी जो है वो एक दलदली क्षेत्र है ना, तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ज्वार नहीं आ पाता, और दलदली है प्लस सकरा भी नहीं है। और खंभात की खाड़ी जो है वही आपकी सकरी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे ज्वारी तरंगें खूब उड़ती है ना। तो ज्वारी तरंगों से भी ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। जो वहाँ पे खंभात की खाड़ी में बहुत सारे ऐसे संयंत्र लगा दिए गए हैं जिससे कि ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पे। देखिए सूर्य ग्रहण जो होते हैं एक वर्ष में अधिकतम 7 हो सकते हैं, ठीक है ना, अधिकतम 7 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 2, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। आइए सूर्य ग्रहण की अवस्था दिखा दूं, है ना, कैसे सूर्य ग्रहण होता है और कैसे चंद्र ग्रहण होता है। देखिए ये रहा सूर्य, ये रही चंद्रमा और ये रही पृथ्वी, है ना। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा तो इसका जो है ना, चंद्रमा की छाया हमारी पृथ्वी पे पड़ने लगेगी ऐसे, है ना। तो जहाँ पे इसकी छाया पड़ेगी वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। उन लोग मान लेते हैं कि हाँ ये सूर्य ग्रहण है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और वहीं चंद्र ग्रहण में देख लीजिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछता रहता है। देखिए सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या, सूर्य ग्रहण जो है सदैव अमावस्या को आता है, और चंद्र ग्रहण जो है सदैव पूर्णिमा को होता है, ठीक है। एक वर्ष में न्यूनतम 2 और अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य का जो एक चक्कर है 365.24 दिन में पूरा करती है, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है ना। किसका, सूर्य का एक चक्कर, ध्यान रखिएगा। बसंत विषु जो होता है 21 मार्च को होता है ना। और शरद विषु 23 सितंबर को। देखिए 23 सितंबर से फिर शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए शरद विषु कहते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन इस दिन जो है सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे एकदम लंबवत पड़ता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन क्या होता है कि दिन रात समान होते हैं। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। और इस दिन पूरे पृथ्वी पर मौसम भी एक समान रहता है। चंद्रमा, अच्छा है, कुछ वन लाइनर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसको अलग से लिखा है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,82,200 किलोमीटर, सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, चंद्रमा का व्यास कितना है 3475 किलोमीटर, और पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है 1/6, है ना, 1/6 है। पृथ्वी का 1 है तो वही चंद्रमा का 6 है। चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो 1/8.1, है ना, 8.1। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41% है ना। तो चंद्रमा के सतह का जो अदृश्य भाग है यानी 41% है, हम उसको चंद्रमा के 41% भाग हम नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर, इसको बोलते हैं अपभू भाग, है ना, अपभू भाग। ये पूछेगा अपभू भाग, अपभू जो चंद्रमा और पृथ्वी से कितनी है तो 4,06,000 किलोमीटर। फिर चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, इसको उपभू भाग बोलते हैं, है ना, उपभू, तो 3,64,000। देखिए जैसे हमने सूर्य के बारे में पढ़ा कि सूर्य की न्यूनतम दूरी पृथ्वी से 14.70, मध्यम दूरी 14.98, अधिकतम दूरी 15.21। उसी तरह इसका भी है, किसका, चंद्रमा का, जो न्यूनतम दूरी 3,64,000, मध्यम दूरी 3,82,200 और अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने की अवधि है यह क्या कितनी है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड में जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है ना। और चंद्रमा की घूर्णन अवधि यानी परिभ्रमण काल, देखिए कुछ लोगों का मानना है
कि चंद्रमा घूमता ही नहीं है, मतलब सॉरी, घूर्णन घूर्णन गति नहीं करता है ना, यानी परिभ्रमण गति नहीं करता। जैसे पृथ्वी जो है एक तो घूर्णन गति करती है, दैनिक गति कहती है, या फिर उसी को बोलते हैं परिभ्रमण गति, है ना, यानी अपने अक्ष पर नाचती है जिससे दिन रात होता है। और एक गति करती है कि सूर्य का भी चक्कर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा को कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ पृथ्वी का चक्कर तो लगाती है, लेकिन अपना परिभ्रमण गति नहीं करती। जैसे पृथ्वी करती है जिसकी वजह से दिन रात होता है, तो वो वाली गति चंद्रमा नहीं करती है, लेकिन करती है बहुत स्लो करती है दोस्तों, ये चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है। जितना पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में चंद्रमा समय लगाता है, उतना ही अपना एक घूर्णन गति करने में भी उतना ही समय लगाता है। यानी सेम आपका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में अपना घूर्णन गति भी करता है, ठीक है। और चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 35,000 फीट। सोचिए चंद्रमा पे एक पर्वत है जो कि पृथ्वी से भी ऊंचे पर्वत से ऊंचा है ना। पृथ्वी पर कितना है, 8,848 मीटर सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, लेकिन वहाँ पे 35,000 फीट एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम क्या है, लिबनिट्स पर्वत, है ना, लिबनिट्स पर्वत। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। उसके बाद है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकेंड, यानी कि 1.5 सेकेंड से भी कम समय लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका कितना 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना, लगभग में 500 सेकेंड लगता है। धन्यवाद।